नमस्कार, देवभूमि दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार के दौरान स्थानीय व्यापारी उत्तम शर्मा की चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलकर दोबारा 2/3 बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। ठीक उसी प्रकार हिमाचल की जनता भी रिवाज बदलकर भारी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कमल को खिलाएगी, बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर 70 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सके। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि कांग्रेस और बीजेपी के घोटालों को जनता के बीच में ले जाकर उजागर किया जाए। अगर दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू होगा तो यहाँ के बच्चे पलायन नहीं करेंगे, यहीं पर अच्छी शिक्षा भी होगी और नौकरी भी। लोग समझ सकें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज्य बनने के 22 सालों में विकास के काम करने के बजाय लोगों को ठगने का काम किया। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा और स्वास्थ्य जो पहली मूलभूत जरूरत हर व्यक्ति की है, उसका जो मॉडल है, अगर वो उत्तराखंड में होगा तो यहाँ के बच्चे जो पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यहीं अच्छी पढ़ाई भी होगी और अच्छे रोजगार के साधन भी होंगे। इन सब चीजों के लिए हमें बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। लोग वहीं प्रदेश की धामी सरकार नकल रोकने को लेकर अब कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसमें कई कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसके बाद कोई भी ना तो नकल कराने की सोचेगा और ना ही नकल करने की सोचेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धामी सरकार शीतकालीन बजट सत्र में नकल विरोधी कानून को सदन के पटल से पास कराने का काम भी करेगी। वहीं नकल माफियाओं के लिए भी अर्थदंड के साथ सजा का भी कड़ा प्रावधान किया गया है। नकल विरोधी कानून के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं कोई भी आयोजित हों, वो निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, उसमें कहीं कोई गुंजाइश न रहे। कोई भी उसमें अपराध करने के बारे में, नकल कराने के बारे में, हेराफेरी करने के बारे में, धोखाधड़ी करने के बारे में कोई करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो। उसके लिए हम नकल के क्षेत्र में बड़ा अध्यादेश लाएंगे। नकल विरोधी कानून के लिए हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। नकल विरोधी कानून जो राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने वहां लागू कर चुकी है, उसको अगर आप नकल उतारते हुए यहाँ लागू कर भी देंगे तो उसको मूर्त रूप लेने में या उसको क्रियान्वित करने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लंबे काफिले के साथ हजारों किसानों का नेतृत्व करने लक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आग बबूला होते हुए मौजूदा भारत सरकार से किसान आयोग की मांग रखी और कहा कि ये मांग पहले भी की गई थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उनकी मांगों को बड़े आंदोलनों के बावजूद भी नजरअंदाज किया। उन्होंने बताया कि जब स्वामीनाथन आयोग बना था तो कांग्रेस ने उसे भी लागू नहीं किया और देश में किसान वर्ग के साथ बड़ा अन्याय हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के पश्चात किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आज तक कर्जदार बना हुआ है और इन सभी के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प उठाया है। किसान आयोग की मांग तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ माना नहीं। 11 में और 13 में हमने दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी आंदोलन किए थे। हमें मिले पूजनीय ब्रज के विरत संत रमेश बाबा। उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, अपनी आवाज उठाओ। 13 में कह दिया उन्होंने, बाबा ने, कह दो कांग्रेस नहीं मानेगी तो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। किसान
वहीं मसूरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण पिक्चर पैलेस मोसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगरपालिका द्वारा अवैध रूप से कराए जा रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग पर में दरारें आ गई, जिसके बाद निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में भी शिकायत की गई। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण और खतरे को लेकर पहले ही खबर के माध्यम से आगाह कर दिया गया था, परंतु जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस और कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं, जिसका खामियाजा इस वक्त आने वाले समय पर जनता को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, प्रयाग में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहेला ने कहा कि वर्तमान तक कहीं से जानमाल की सूचना प्राप्त नहीं हुई। सभी तहसीलों से सूचना ली जा रही है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.7 भूकंप माना गया। नेपाल में कैसीनो खेलने जाने वालों पर पुलिस अब सख्त हो चुकी है। चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र बनबसा पुलिस ने नेपाल जाने वालों का डाटा तैयार किया। बता दें कि कैनाल की जमीन पर अपनी गाड़ियां छोड़ नेपाल गए लोगों की 7 गाड़ियां भी पुलिस ने सीज की हैं। बिना उचित कारण के बार बार नेपाल जाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल बीते कुछ समय से भारत से काफी संख्या में लोग नेपाल के महेंद्रनगर में बने कैसीनो में जुआ खेलने नेपाल जाते हैं, जिसके चलते सघन चेकिंग कर अनावश्यक रूप से भारत नेपाल आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। जो हमारे कैनाल बस्ती के आसपास के रहने वाले लोग हैं, इनके द्वारा कई बार ये शिकायत जताई जा रही थी कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आकर अवैध रूप से यहाँ पे पार्किंग करते अपने वाहनों को खड़ी करते हैं, और जिसके बाद ये रात्रि में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाली गलौज करके यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो आज इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये कोई आपकी स्थायी पार्किंग नहीं है, ये यहाँ पे बच्चों का अपना खेलने का स्थान है और कैनाल की ये भूमि है। और साथ ही जो गाड़ियाँ यहाँ पे अभी खड़ी हैं, इन लोगों को हमने चेतावनी दे दी। वो साथ ही जो लोग यहाँ से नेपाल जा रहे हैं, उनका बाकायदा एक डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं, उनके नाम पते सब लिख के, अगर कोई ऐसा आदमी जो बार बार रिपीटेशन में नेपाल जा रहा है अनावश्यक किसी कार्यवश, तो उसके परिजनों के मोबाइल नंबर भी हम उनको सूचित कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जिससे कि वो उन पर भी कड़ी दृष्टि रख सकें और उनको नेपाल में जाने से रोक सकें। उत्तराखंड सरकार में ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए शहरों, कस्बों, चौक चौराहों के नामों को बदलकर अब नए नामों के लिए प्रस्ताव बनाने जा रही है, जिसमें राज्य के कई शहर, कस्बे, चौक चौराहे और सड़कें शामिल हैं। वहीं पौड़ी जिले के लेंसडाउन को भी सरकार अब दूसरा नाम रखने जा रही है, जिस पर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गोसाई ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लेंसडाउन के कई इलाकों में मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी सुध लेने की बजाय क्षेत्र के नाम पर बदलाव की चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि लेंसडाउन कैंट बोर्ड के अंतर्गत आता है, जिस वजह से वहां रह रहे स्थानीय लोगों, दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वहां के लोगों की असुविधा को देखते हुए क्षेत्र को कैंट बोर्ड में शिथिलता लाए। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये आज जिस तरीके से सरकार जो है वो नामों को बदलने के लिए जितनी कोशिश और जितनी मैं कहूँगी कि मेहनत कर रही है, अगर उतनी मेहनत उन जगहों को बेहतर करने में करे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप जहाँ तक लैंसडाउन की बात है, लैंसडाउन एक सैन्य भूमि है। लैंसडाउन एक ऐसा नाम है विच इज़ इंटरनेशनली अक्लेम्ड। आज अगर जो टूरिस्ट लैंसडाउन में आता है, जगह जगह से आता है, उसके नाम को, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आता है। और मुझे लगता है कि लैंसडाउन के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वहाँ की सड़कें हों, या आज अगर आप लैंसडाउन शहर के बारे में जो जिसका नाम बदल रहे हैं, शहर के जो लोग हैं, कभी जाके उन लोगों से तो पूछना आवश्यक है ना कि उस नाम को वो बदलना चाहते हैं या उनकी वो विरासत है। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये आज जिस
जिला न्यायालय देहरादून के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में प्रदीप पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय लोक अदालत जिला देहरादून के हेडक्वार्टर और बाय में न्यायालयों में सभी जगहों पर लगाई जाएगी। ऋषिकेश डोईवाला में भी इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इस लोक अदालत में राजीनामा के मामले पेश कर सकते हैं। वो सारे मामले संदर्भित किए जाएंगे। साथ ही विवाहित मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, चेक बाउंस के मामले, श्रम संबंधित तमाम मामले, भूमि अर्जुन से संबंधित मामले भी इसमें लाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पक्षकार के बीच में आपसी समझौते से तैयार होंगे। जिला देहरादून में आगामी 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत जिला देहरादून के हेडक्वार्टर और बाह्य न्यायालयों में सभी जगह पे लगाई जाएगी, जिसमें देहरादून में हेडक्वार्टर पे देहरादून, आउटलाइन कोर्ट्स में हमारा विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला में भी इस लोक अदालत का आयोजन होगा। बात करेंगे अब अल्मोड़ा की, जहां पर नगर के ऐतिहासिक मल्ला महल से कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद अब व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी है। कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से नगर के मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया। वहीं नया कलेक्ट्रेट भवन दूर से होने से स्थानीय लोगों को भी इस वक्त परेशानी हो रही है। अब स्थानीय लोग तहसील, कोषागार और रजिस्ट्रार ऑफिस मल्ला महल में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। नगर के व्यापारियों ने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी छेड़ दिया। बता दें कि नगर व्यापार मंडल का कहना है कि तहसील, कोषागार और रजिस्ट्रार ऑफिस मल्ला महल की इमारत में वापस नहीं लाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पूर्व तभी हमने उसका विरोध किया था, लेकिन उस समय कोई लोग जागे नहीं, व्यापारी भी सुस्त पड़े रहे। लेकिन आज जब कलेक्ट्रेट चला गया है तो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। आज से आप ये लगाइए पूरी जनता, पेंशनर, व्यापारी वर्ग सब परेशान है और ये नगर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और हम सभी चाहते हैं, नगर के व्यापारी चाहते हैं, नगर के जो संभ्रांत हमारी जनता है, नगर के आसपास के क्षेत्रों के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि जो तहसील है और रजिस्ट्रार ऑफिस है और आपका एसडीएम कोर्ट है वो जनता के बीच में, नगर के बीच में रहे। आप ये लगाइए पूरी जनता, पेंशनर, व्यापारी वर्ग सब परेशान है। और वहीं लक्सर में खंड शिक्षा क्षेत्र के तहत एक साथ 16 विद्यालयों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्य का जिम्मा प्रशासन और सरकारी सिस्टम ने नहीं, बल्कि इसका बीड़ा हरिद्वार की रिलैक्सो नामक निजी औद्योगिक संस्थान प्रबंधन ने उठाया है। बता दें कि इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं से जुड़ी सुख सुविधाएं मुहैया कराने की प्राथमिकता शामिल है। रिलैक्सो कंपनी के प्रबंधन से संपर्क साधकर लक्सर खंड के तहत गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ के कारण हुए क्षतिग्रस्त स्कूली भवनों की मरम्मत और कायाकल्प की अपेक्षा की गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए रिलैक्सो संस्थान ने 16 विद्यालयों का चयन किया है। जिसने अभी पिछले दिनों खानपुर में भी कुछ विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो हमने उनसे संपर्क साधा और हमने भी कहा भाई हमारे लक्सर में भी जो इधर का क्षेत्र है, नीचे का गंगा किनारे का, विशेषकर जहाँ बाढ़ आती है, खादर का क्षेत्र, वहाँ भी बिल्डिंग ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान ली वो रिक्वेस्ट। 16 विद्यालय उन्होंने हमारे, जिसमें प्राइमरी भी हैं और कुछ जूनियर भी हैं, तो 16 विद्यालयों का प्रथम चरण में उन्होंने चयन किया है। कंपनी। अगली खबर लक्सर खंड से, जहां पर शिक्षा क्षेत्र के सैदाबाद नामक गांव में एक विद्यालय में नाबालिग छात्र छात्राओं से झाड़ू लगाए जाने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि अध्यापक पर लेट लतीफी का भी प्रश्न चिन्ह लगा है। वीडियो के सामने आते ही प्रभार संभाल रहे शिक्षा अधिकारी भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ऐसा है कि टीचर्स लेट आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो है अगर जांच कराते हैं सीआरसी से, अगर सत्यता पाई जाती है तो उसके वेतन वगैरह अवरुद्ध करेंगे, उसका स्पष्टीकरण लेंगे। ठीक है। और जो है
साफ सफाई की बात है, साफ सफाई भी जो है बच्चों से नहीं कराई जाएगी, जो है इस प्रकार का जो है हम निर्देश देंगे। जो अगर ऐसा है कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित रायपुर नामक गांव में उस वक्त पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब अलग अलग दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। दरअसल सार्वजनिक नाली के जरिए घरेलू और दूषित जल की निकासी को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई, तो वहीं दोनों पक्ष लहूलुहान और घायल अवस्था में लक्सर कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को प्राथमिक उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए राजकीय चिकित्सालय भेजा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल के उपरांत तहरीर के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है कि कोई झगड़ा हो रायपुर गांव में झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में कुछ आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें जो है थाने में आए थे, थाने रिश्तेदारों को मेडिकल करके मेडिकल भेजा गया और जैसे ही इसमें तहरीर आएगी उसके साथ कार्रवाई की जाए। सूचना प्राप्त हुई है कि कोई झगड़ा हो रायपुर गांव में झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में कुछ आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें जो है थाने में आए थे, थाने रिश्तेदारों को मेडिकल करके मेडिकल भेजा गया और जैसे ही इसमें तहरीर आएगी उसके साथ कार्रवाई की जाए। वहीं लक्सर पुलिस ने बीते महीनों के दौरान हुए फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में शराब कांड से हुई मौतों के बाद नशाखोरी और तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत भारी मात्रा में शराब की भी बरामदगी की गई, साथ ही शराब तस्करों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। लक्सर की रायसी पुलिस ने एक युवक के पास से भारी मात्रा में शराब की भट्टी सहित उपकरण और 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। एक युवक को भी गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी मौके से फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। गंगदासपुर गांव से ये चौकी इंचार्ज रायसी द्वारा ये 60 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई और मैं भट्टी और उपकरण पकड़ा गया है। इसमें जो है गंगदासपुर के रहने वाला है, इसमें एक लड़का मोहित पकड़ा गया है और एक जवानू जो फरार है। इसमें अभियोग दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है और दूसरे की तलाश। गंगदासपुर वहीं लाल कुआं में 6 दिनों से लगातार चलने वाली प्रभात फेरी का गुरुद्वारों के प्रांगण में समापन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता के साथ सिख समुदाय के लोग भी भारी तादाद में मौजूद रहे और गुरु का कीर्तन भजन के साथ ही पूरे शहर में घूमते नजर आए। सुबह के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इस प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तजन भारी संख्या में पहुंचते हैं और इस प्रभात फेरी में शामिल होते हैं। गुरुद्वारा साहब से चली थी, जो पूरे नगर में घूमते हुए 6:30 बजे वापस आई। उसके बाद में कीर्तन हुआ, अरदास हुई। अब चाय का लंगर चल रहा है और सारी संगत जो है चाय का लंगर छक के जाएगी। गुरुद्वारा साहब से है कि नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको, यानी गुरु को, भगवान को याद करो और उनका नाम लो और जो भी आप अपनी कमाई करते हो वो मिल बांट के खाओ। उसी को याद करते हुए 5 प्रभात फेरियां गुरुद्वारे में आज समापन हो चुका है और आज लंगर भरता है। आने वाली 8 तारीख को श्री गुरु नानक देव जी का जो जन्मोत्सव है वो गुरुद्वारे में मनाया जाएगा। देव जी के वचन है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकोड़ा कला गांव में मामा ने भांजे की मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर मामा भांजे के बीच कहासुनी हुई। मामला शांत होने के बाद दोनों शाम को घर वापस लौट आए। युवक के परिजनों का आरोप लगाया कि घर आते ही रजनीश उर्फ राजू ने गोली चला दी। सिर में गोली लगते ही विशाल की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हाँ, लड़ाई हुई होगी नहीं जी। कार में आए एकदम था और घेर में आए, बोल चाल हुई बस थोड़ी बहुत ही। और मैंने कहा भी कि बोल मत ऐसे ही बस। फिर आ गएंगे गुआक में, आज मैं समझूंगा तुझे, मेरे तो घर की आपस की लड़ाई है वैसी, मैं तेरी मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं है। और फिर ऐसे ही गोली मार दिया। तो ही किसने मारी गोली? गोली मामा ने मारी, रज्जू मामा ने। पता लगा कि कहीं पीछे कुछ झगड़ा हुआ था इनमें आपस में, तो इसमें जो है ये इनका रिश्ते का मामा लगता था मृतक का। ये मृतक है विशाल है और जो मामा है और रज्जू है। इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई झगड़ा, किसी शादी वादी में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसमें आके उसने आज यहाँ पर उसे गोली मार दिया। इसमें जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे मुकदमा लिख के तो गिरफ्तारी कर रही है। अभी तो ये है कि हाँ ले गए उसको, इलाज के ले गए, देखते हैं अभी क्या स्थिति है उसकी। लगभग 20 वर्षीय एक युवक विशाल विशु की उसके ही रिश्तेदार रजनीश निवासी सहारनपुर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है।
और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।